हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। दोस्तों आज जो है हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 3C लेकर के आ गए हैं, जबकि हम लोग हरस्वरूप शर्मा की बुक से इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 3C एक्सरसाइज जो है उसको पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। बेसिक रूल और नियम है, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि बेसिक बिना समझे आप जो है इसके क्वेश्चन को आसानी से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बेसिक समझते हैं। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा साथियों, पहला अगर बेसिक की हम बात करें तो बेसिक में पहले टर्म में क्या मिलेगा, देखिए परिवर्त आव्यूह। क्या मिलेगा भाई? परिवर्त आव्यूह। तो आज मैं बात करूंगा परिवर्त आव्यूह के। इसको इंग्लिश से बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे साथियों? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये आपका इंग्लिश में हो गया नाम। ठीक है, तो भाई परिवर्त आव्यूह होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होगा? देखिए कोई भी आव्यूह, ठीक है, किसी भी एक आव्यूह की बात करें तो कोई भी आव्यूह परिवर्त आव्यूह तब कहलाता है जब उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को किस में बदल दें? पंक्ति में। ठीक है, यानी किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? आपके परिवर्त आव्यूह में। हम क्या बोल रहे हैं? देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक अगर आव्यूह ए है, कोई एक आव्यूह ए है, वो क्या है? 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 1, 1, 2। ये आपका कैसा आव्यूह है साथियों? तो ये 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। अगर इस आव्यूह का आपको परिवर्त निकालना हो तो इस आव्यूह का परिवर्त क्या होगा? ए डैश। ठीक है, चलिए इस एक चीज़ और जान लीजिए इसको समझने से पहले। परिवर्त को किससे डिनोट करेंगे? तो परिवर्त को आप किसी भी, अगर एक आव्यूह ए दिया है तो इसका परिवर्त जो होगा इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए डैश से। किससे डिनोट करेंगे? ए डैश से। या इसको आप ए के पावर टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है। किसी भी आव्यूह को अगर उसका परिवर्त निकाल रहे हैं तो उसके परिवर्त को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? तो ए डैश या ए के पावर टी से इसको क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब जो है हम बात करते हैं कि इस दिए गए आव्यूह का परिवर्त क्या होगा। साथियों अगर इसका परिवर्त निकालना हो तो ये आव्यूह ए है, तो इसका परिवर्त करेंगे तो ए डैश से प्रदर्शित करेंगे इसको, या आप इसी को ए के पावर टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बोला है कि कोई भी एक आव्यूह परिवर्त आव्यूह कब कहलाता है? जब उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो उस तरह के आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग? परिवर्त आव्यूह, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें जो है ये आपका पहला पंक्ति है R1, ये आपका दूसरा पंक्ति है R2 और ये तीसरा पंक्ति है R3। ठीक है, यानी 3 रो हैं इसमें। तो भाई देखिए इसके, और ये आपका क्या है? पहला स्तंभ है C1, दूसरा स्तंभ है C2, तीसरा स्तंभ है C3। तो करना क्या है आपको? ये पहले वाले जो पहला आपका क्या है पंक्ति है उसको पहले स्तंभ में बदल दीजिए। यानी साथियों देखो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह से लेटा हुआ है इसको सीधा कर दीजिए ला करके। ये लेटा हुआ है इसको क्या कर देंगे? सीधा। यानी सीधा करने का मतलब है यहाँ 2 और ये 5 और ये 6। देखिए ये अभी तक लेटा हुआ था, यानी कि पहले वाले पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए। बना दिया, फिर दूसरे वाले पंक्ति को दूसरा स्तंभ, यानी दूसरा वाला पंक्ति लेटा हुआ है इसको सीधा कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? 7, 8 और 9 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए, यानी 1, 1, 2। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है साथियों? आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? परिवर्त आव्यूह। समझ में आ गई बात? तो परिवर्त आव्यूह क्या हो गया? देखिए पहले वाले पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरे वाले पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरे वाले पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह की घटना हमारी क्या कहलाती है? एक परिवर्त आव्यूह। तो ये हो गया आपका 3 × 3 कोटि का। 2 × 2 कोटि का एक आव्यूह लेते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह बी है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। इसका आपको परिवर्त बोला जाए यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना हो तो भाई क्या होगा? बी डैश इज इक्वल टू, देखिए ये आपका पहला पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना देंगे। यानी कि पहले पंक्ति को क्या बना देंगे साथियों? पहला स्तंभ, यानी ए बी यहाँ लिख देंगे। दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, यानी सी और डी यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? एक परिवर्त आव्यूह हो गया। तो परिवर्त आव्यूह समझ में आया क्या होता है? कोई समस्या? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए परिवर्त आव्यूह का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छा एक चीज़ और भी जान लीजिए। हाँ, इसको जो है मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को इरेज कर दे रहे हैं। तो परिवर्त आव्यूह सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है परिवर्त आव्यूह। बात करते हैं हम कि अगर देखिए अगर अगली कड़ी में हम बात करें कि दो आव्यूहों का गुणनफल जो होता है
अगर दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के गुणनफलों के विपरीत क्रम के बराबर होता है। यानी कि जो क्रम होता है, मान लीजिए एक आव्यूह ए डैश और बी डैश, ये दो परिवर्त आव्यूह हैं, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, ए बी अगर गुणा करने के बाद जो मिलता है, मान लीजिए 2 गुणे 3 कोटि का एक मिलता है, तो इन दोनों का परिवर्त 3 गुणे 2 कोटि का हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ें आपको नहीं समझनी है, जो चीज़ें आपको समझना है वो समझिए। बाकी अब आगे हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब अगर मैं दूसरी कड़ी में आपके सामने लेकर के आऊँ, आगे जो अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट परिवर्त आव्यूह हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर साथियों हम बात करें तो सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसको समझते हैं। देखिए कैसे होगा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो अगला पॉइंट साथियों आपके सामने है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह ये आपका हो गया सममित आव्यूह। साथियों इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक आव्यूह ए है, ठीक है, कोई एक आव्यूह आपके पास ए है, ठीक, अगर इसका परिवर्त निकालते हो, इसका एक आव्यूह कोई आपको दे रखा है, ये आव्यूह आपको दिया हुआ है, कोई भी एक आव्यूह हो सकता है। मान लीजिए एक आव्यूह दिया हुआ है, अगर आप इसका ए डैश निकालोगे, परिवर्त आव्यूह निकालोगे, और परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद फिर से हमको यही आव्यूह मिल जाए, यानी कि ए बराबर ए डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए डैश ही मिले, तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, परिवर्त आव्यूह। जैसे साथियों अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दूं, ठीक है, तो समझिएगा। मान लीजिए एक आपके पास एक आव्यूह ए है, ठीक, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए क्या होता है सममित आव्यूह, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3, ये मैं एक सममित आव्यूह बना रहा हूँ कि कैसे किस प्रकार से हम सममित आव्यूह को समझेंगे। ठीक है, 2 3 1 ये आपका सममित आव्यूह हो जाएगा, और 3 1 2। ठीक है साथियों, एक आव्यूह आपका ये है, ये एक आव्यूह आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सममित आव्यूह है। हमने कहा क्या कि अगर आपको एक आव्यूह दिया है, आप उसका ए डैश निकालोगे तो फिर से आपको वही आव्यूह प्राप्त होगा। तो देखो जरा, आपको ये जो आव्यूह ए दिया हुआ है ना, इसका परिवर्त निकालो, यानी ए डैश निकालो। ए डैश निकालने के बाद ये पहला पंक्ति है, उसको पहला स्तंभ बनाएंगे, यानी 1 2 3 जो लेटा हुआ है उसको सीधा कर देंगे, तो 1 2 3 हो गया। फिर यहाँ 2 3 1 है, तो ये 2 3 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3 1 2। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह। ये एक आव्यूह ए दिया था, इसका हमने परिवर्त निकाल लिया। क्या अंतर है इसमें कुछ, देखिए जो आव्यूह ए था, ये जो आव्यूह ए पहले से था उसका परिवर्त भी वही आया है। देखिए जो आव्यूह ए था उसका परिवर्त भी वही आया है कि नहीं आया है। यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए डैश बराबर, इसका मान क्या है, ए ही है, यानी ए डैश बराबर ए। इस प्रकार अगर घटना होती है तो वो क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई समस्या। देखिए एक आव्यूह ए दिया हो, उसका परिवर्त निकालने के बाद वही आव्यूह आपको प्राप्त होता हो, तो उस प्रकार की घटना होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं विषम सममित आव्यूह पर। ठीक है, शो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो आगे हमारा अगला टॉपिक होगा, क्या होगा, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, विषम सममित आव्यूह, ये आपका इंग्लिश में ही था सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा सिमेट्रिक आव्यूह। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई एक आव्यूह आपको दिया हुआ है और उस आव्यूह का आप परिवर्त निकालते हैं तो क्या घटना होगी, तब ये आपका एक विषम सममित आव्यूह होगा। उसको थोड़ा समझिएगा साथियों। अगर आपके पास कोई एक आव्यूह बी दिया है, मान लो ए ही दिया है एक आव्यूह, ये आपको एक आव्यूह दिया है, ठीक है, इस आव्यूह का आप परिवर्त निकालते हो ए डैश, और ए डैश निकालने के बाद उसका मान अगर -a के बराबर आता है, तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह। यानी कि आपके पास एक आव्यूह ए दिया है और उस आव्यूह का आपने परिवर्त निकाला और उसका परिवर्त जो है -a के बराबर आता है, तो उस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी साथियों, उस प्रकार की घटना आपकी विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक चीज़ आप देखो, एग्जाम्पल मान लो एक आव्यूह ए लिया है 2 गुणे 2 कोटि का, तो 0 2, ये 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह ले रहा हूँ, -2 और 0 ये चीज़ है। इसका आप ए डैश निकालो भाई, ए डैश निकालोगे तो पहले वाले पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओगे। ठीक है,
फिर दूसरे वाले पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओगे, ये चीज़ कर लिया। अब अगर इसमें से आप माइनस कॉमन लेते हैं, यानी ए डैश, इसमें से आप माइनस कॉमन लें इस आव्यूह से, तो माइनस जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस था पहले से, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया, और ये आपका 0 का 0 रह गया। साथियों अगर आप देखें तो ए डैश बराबर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ और नहीं है, ये आव्यूह ए का ही मान है। देखिए आव्यूह ए भी यही है, यानी आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, आव्यूह ए। तो साथियों देखिए ए डैश का मान क्या आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। तो इस प्रकार की घटना आपकी क्या कहलाएगी, इस प्रकार की घटना आपकी विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 × 3 कोटि का, उसको भी समझा देते हैं। ठीक है, एक 3 × 3 कोटि का भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूँ। मान लीजिए एक आव्यूह बी है, ठीक, एक आव्यूह आपका क्या है, बी है, और यहाँ लिखा हुआ है 0Hg, ठीक है, -H। देखिए यह एक आव्यूह बी है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल f, ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, -G -F और 0। इसको हम लोग दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है ये एक विषम सममित आव्यूह होगा, इसको हम लोग दिखाएंगे, गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए बी डैश निकालिए भाई, बी डैश आप निकालोगे तो बी डैश आपका क्या आएगा, 0Hg। देखिए परिवर्त निकालना तो क्लियर हो ही गया होगा। फिर हो जाएगा -H 0 स्मॉल f, फिर हो जाएगा -G स्मॉल f और 0। अब आपको करना क्या है, ये आपका बी डैश हो गया, माइनस आप कॉमन लोगे, इस आव्यूह में से क्या करोगे, माइनस आप कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लिए तो ये 0 का तो 0 रह जाएगा, लेकिन ये आपका ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, और ये आपका 0 हो गया। साथियों अगर यहाँ से आपको समझ में आ रही हो बात हमारी, तो ये माइनस तो है आगे आ गया है, लेकिन ये कुछ और नहीं है, वो आपका क्या है, आव्यूह बी ही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह बी, यानी कि बी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -b के। इसका मतलब ये किस प्रकार का आव्यूह है, तो ये आपका विषम सममित आव्यूह होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों अब अगला नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। वो है क्या, वो है आपके सामने अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स आपका, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आई यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये आपका अगला टॉपिक है। इसको समझते हैं क्या होता है और क्या कैसे इसको पहचानेंगे। साथियों हमने इसका डेफिनेशन लिखा है, यदि किसी आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह, याद रखिएगा वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं क्या हो, समान हो। साथियों ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से जो है इंट्रोडक्शन क्लास में हमने इसको दिया है। आप अगर जाएँ प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है इसको यहाँ समझिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान 0 हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। साथियों देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रही है तो मत कीजिएगा, जब तक पसंद ना आए तब तक मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पूरी गारंटी है अगर आप रुकते हैं देखते हैं तो पसंद जरूर आएगा आपको। देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान 0 हो तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। समझिएगा, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एक आव्यूह है ये 2 3 1 3/2। इसका अगर सारणिक मान, अगर इसका सारणिक मान जो है 0 हो तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कैसा आव्यूह है, तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो देखिए इसका अव्युत्क्रमणीय मान अगर निकालें, देखिए इसका सारणिक मान निकालिए। सारणिक मान इसका ऐसे होगा 2 3 1 3/2। सारणिक में तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, मॉड के रूप में। ठीक, देखिए अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इस 2 का 3/2 में गुणा करेंगे। 2 का किस में गुणा करेंगे, 3/2 में। तो 2 × 3/2। अच्छा, गुणा हमेशा आपको ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं है कि आप पहले इधर से करेंगे, ये गलत डायरेक्शन है, आपका गुणा यहाँ से करना है। तो 2 का 3/2 में गुणा हो गया, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा साथियों, यहाँ बचा 3 और -3। 3 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 0। देखिए 3 में से 3 घटा तो 0। हमने बताया ही क्या था, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान 0 हो तो उससे हम क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए इसका सारणिक, इस आव्यूह का सारणिक मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कोई कहे कि सर मान लीजिए
मान लीजिए 3 × 3 कोटि का अगर आप आव्यूह की बात करें, 3 × 3 कोटि के आव्यूह का, ये तो फिलहाल 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, तो आपने आसानी से बोल दिया कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके आगे आज बीच में माइनस लगा के कर दीजिए। साथियों चलिए एक 3 × 3 कोटि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने क्या है साथियों, तो एग्जाम्पल है 1 3 6, ठीक है, उसके बाद है 2 4 8, फिर इसके बाद है 3 5 10। ये मान लीजिए एक आपका आव्यूह है। आव्यूह को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बताया है कि आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका सारणिक मान निकालते हैं। सारणिक मान, इसका सारणिक मान बनाएंगे तो सारणिक 1 3 6 2 4 8 3 5 और 10, ये सारणी के रूप में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसका प्रसार, यह आपका पहला पंक्ति है, क्या है, पहला पंक्ति, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर ये आपको हम सारणिक जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें और क्लियर बताएंगे, ठीक है। तो प्रसार करने पर एक चिन्ह परिपाटी यही बता देता हूँ, ये आप याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका एक चिन्ह परिपाटी है, ठीक है साथियों। ये आपका चिन्ह परिपाटी होता है सारणी के रूप में, तो आप इसको याद रखेंगे चिन्ह परिपाटी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है और 1 किसके जगह पर है, प्लस के स्थान पर है। जब आप 1 को लोगे, यहाँ लिखोगे 1 तो प्लस में लिखा जाएगा। अब 1 देखो कहाँ आ रहा है, पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ में, इसको ढक लेंगे, इसको ढकेंगे तो बचा क्या हमारा, इधर आपका बच रहा है 4 8 5 और 10, ये चीज़ बचा, ठीक। अब जब 3 को लोगे, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो 3 को लोगे तो 3 किस स्थान पर है, माइनस वाले स्थान पर है, तो यहाँ -3 करोगे। अब 3 किस में है, तो पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो इधर बचा 2 8 3 10, क्या बच रहा है 2 8 3 और 10, ये चीज़ आपके पास बचा। फिर जब आप 6 को लोगे तो 6 कहाँ पर है, प्लस के स्थान पर है, तो यहाँ +6 होगा। अब 6 कहाँ आ रहा है भाई, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, तो इधर 2 4 3 5 छूट रहा है, तो जो छूट रहा है वो इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे। चलिए हो गया। अब हमारा ये 2 × 2 कोटि में परिवर्तित हो गया। अब देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ 1 है, 4 का 10 में गुणा करो 40 और 5 का 8 में गुणा करो तो 8 × 5 = 40, ये 40 हो गया। फिर यहाँ -3 कर लो, 2 का 10 में गुणा करो, 10 दूना 20 और -8 × 3 = 24, ठीक, और यहाँ +6। फिर यहाँ पर देखो 2 का 5 में गुणा करो 10 और 3 चौक 12, ये हो गया आपका। तो ये तो 40 - 40 आपका पूरा 0 हो गया है। यहाँ देखो ये आपका आएगा -4 और -4 का -3 में गुणा होगा तो +12 हो गया। यहाँ पर आपका कितना आएगा साथियों, -2 आएगा, -2 का +6 में गुणा करोगे तो -12, +12 -12 पूरा मिलकर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से इसका भी मान हम लोगों ने 0 दिखा दिया। तो बताइए 0 वैल्यू अगर आ गया तो ये किस प्रकार का आव्यूह हो गया, आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोगों ने अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को जान लिया, परिवर्त आव्यूह क्या होता है ये जान लिया, कुछ एग्जाम्पल देख लिए, सममित आव्यूह क्या होता है ये जान लिया, विषम सममित आव्यूह क्या होता है ये जान लिया। देखिए डायरेक्ट हम चैप्टर की तरफ अगर आपको ले जाते, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम की तरफ आपको ले जाते तो उस प्रॉब्लम को फेस करना आपके लिए समस्या होता। इसीलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, देखिए आपके पास हथियार होने चाहिए, फिर आप मैदान में लड़ाई के लिए उतरेंगे। बिना हथियार का कोई जाएगा तो तुरंत धाराशाही हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले हथियार प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। इसका डेफिनेशन क्या होगा, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 न हो तो ऐसे आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। दोस्तों हम लोग अव्युत्क्रमणीय पढ़े थे तो उसमें सारणिक का मान 0 हो रहा था, लेकिन व्युत्क्रमणीय आव्यूह में सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नाम के विपरीत है, कोई अगर कहे व्युत्क्रमणीय की बात करेगा तो व्युत्क्रमणीय में वो 0 बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा है। जो नाम है उसके अलावा ये उसका अलग ही क्वालिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 न हो तो उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह। चलिए आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है, एक सारणिक जो है, तो इसका देखिए भाई, इसका मान अगर आप निकालोगे, मान लो एक आव्यूह ए है, अगर मान लो ये आव्यूह ए कोई भी एक आव्यूह दिया हो तो ये आव्यूह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है यानी कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मापांक निकालेंगे। तो अगर इसका आप मान निकालते हो, मॉडुलस वैल्यू निकालते हो, तो 2 का 4 में गुणा करोगे, 4 दूना 8, फिर 1 का 3 में गुणा करोगे 3 होगा, लेकिन बीच में माइनस लगा के लिखोगे। तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों, 5 आ गई। बताओ मॉड ए की वैल्यू 0 आया तो नहीं ना, नहीं आया। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी तो है कि 0 नहीं होना चाहिए,
शून्य हुआ क्या यहाँ पर? नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार का आव्यूह हो गया? आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हम चलते हैं अब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में किस प्रकार हम किसी भी आव्यूह को लिखेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तुरंत आपके सामने होना चाहिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपके सामने सब कुछ होना चाहिए साथियों। चलिए अभी जो है अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कैसे फेस करेंगे हम लोग उसे देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट आपका जो है हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। मान लो सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना हो, क्या हो कि किसी भी आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में किस प्रकार से कैसे व्यक्त करेंगे उसको समझिए। कैसे व्यक्त करते हैं उसको देखेंगे, व्यक्त करते हैं, इस टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? किसी भी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी भी सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे किसी आव्यूह को व्यक्त किया जाता है। टॉपिक तो हमारा ये है, ठीक है साथियों। चलो भाई, जब आप कोई देखो P बराबर 1/2, P बराबर 1/2, ठीक है, A प्लस A डैश करोगे तो ये आपका सममित आव्यूह होगा। क्या होगा? सममित आव्यूह, ठीक। और Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश करोगे तो ये आपका क्या होगा? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है? योगफल के रूप में लिखना है। यानी कि आपको क्या निकालना है साथियों? P प्लस Q निकालना है। तो इन्हीं दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है, वो आपका योगफल का रूप आ जाएगा। तो आज ये पूरा जो है मामला इस एक्सरसाइज 3C का क्या है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही शानदार तरीके से जान लिया है। अब 3C के कुछ क्वेश्चंस को हम आज थोड़ा सा देखते हैं, जितना हो पाता है उतना कराते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो आप लोग भी देखने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, आपको कितनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं, ये आपको एग्ज़ाम देने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप बिना इसको पढ़े ही 12th एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूर पढ़िए। चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक हमारा जो है 3C, फ़िलहाल ये इसका 3C का बेसिक पार्ट था, इंट्रोडक्शन कह सकते हो। तो अभी इसके क्वेश्चंस को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो अगर ये आपका जो इंट्रोडक्शन था, यानी जो बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि सभी बच्चे जो है जुड़ना चालू हो जाए इस भी मैथ्स चैनल पर, क्योंकि भी मैथ्स चैनल आप लोगों के सपोर्ट से जितना आगे जा पाता है आप लोग उसको ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, जो भी हमसे हो पाएगा हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो थैंक यू, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।